नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दोस्तों, जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हमें इसको इस तरह से समझना चाहिए कि अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उनको कम करने में हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन का क्या रोल है, उसके हेयर ट्रांसप्लांटेशन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में हमें पूरे डिटेल में समझना पड़ेगा, और दूसरा ये कि एज अ पेशेंट आपका क्या रोल है कि आप उन साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर पाएँ। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए पेशेंट आते हैं तो हम सबसे पहले उनका एक हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री में ये पता करते हैं कि इनको कोई प्रोलॉन्ग मेडिकल इलनेस तो नहीं है या कोई पास में उनका प्रीवियस कोई लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है कि नहीं। फिर हम उस पेशेंट के स्कैल्प को एग्जामिन करते हैं ताकि कि उनके अंदर कोई लोकल साइंस ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है, उनको कोई डैंड्रफ का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, स्कैल्प इची तो नहीं है, स्कैल्प ऑयली तो नहीं है, स्कैल्प में एक्ने फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सब एग्जामिनेशन किए जाते हैं और साथ ही साथ उनको कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन एडवाइस की जाती है। अगर वो हेल्दी हैं, अगर उनको कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है तो उन बेसिक इन्वेस्टिगेशन में हम एक सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, उनका कोएगुलेशन प्रोफाइल कराते हैं, उनका ब्लड शुगर का लेवल चेक किया जाता है और उनके कुछ वायरल मार्कर्स करवाए जाते हैं। आजकल कोविड के टाइम में हम एक मैंडेटरी एक आरटी-पीसीआर टेस्ट भी कराते हैं, जो कि हम सर्जरी से 2 दिन पहले कराया जाता है और उसका रिपोर्ट आने के बाद ही हम पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के लिए अप्रूव करते हैं। तो और अगर पेशेंट को मेडिकल इश्यूज़ रहता है कि जैसे अगर से कोई किडनी प्रॉब्लम है या कोई थायराइड डिजीज़ है या लीवर का कुछ इशू है, तो हम कुछ एक स्पेसिफिक बेसिक टेस्ट के अलावा भी एक स्पेशल टेस्ट करा लेते हैं, जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट या थायराइड फंक्शन टेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, जब हम ये तीनों चीज़ें कर लेते हैं, मतलब अगर हम किसी पेशेंट का हिस्ट्री ले लेते हैं प्री ऑपरेटिवली, उससे एग्जामिनेशन करते हैं, पर्सनल क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आती है, तो इन 3 स्टेप्स को मिला के हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले फिट है उस सर्जरी के लिए। तो ये भी एक सेफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ताकि पेशेंट के अंदर ड्यूरिंग द सर्जरी या पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर कोई साइड इफेक्ट कम से कम हो। अब अगर दोस्तों साइड इफेक्ट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात किया जाए तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसको साइड इफेक्ट नहीं कह सकते, इसको माइनर साइड इफेक्ट कहना चाहिए कि जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो पेशेंट सर्जरी के बाद फेस करते हैं वो ये होता है कि पेशेंट इसमें इचिंग की कंप्लेंट करते हैं और स्वेलिंग की कंप्लेंट करते हैं। तो जो इचिंग का कारण ये होता है कि जैसे ही हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन खत्म करते हैं, अगले आने वाले 3-4 दिनों के अंदर आपका स्कैल्प जो है वो हीलिंग फेज के अंदर जाने लगता है, और जब भी हीलिंग किसी भी एरिया के अंदर होती है तो वो एरिया बहुत ज़्यादा इचिंग करता है या उसमें बहुत खारिश होती है, बहुत खुजली होती है। तो हम इसमें पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि वो अपने स्कैल्प को मॉइस्ट रखे, जिसके लिए हम उसे नॉर्मल सलाइन स्प्रे करने का एडवाइस करते हैं, या फिर हम पेशेंट को अपने पास बुलाते हैं हेड वॉश के लिए। ये हम हेड वॉश नॉर्मली 4 to 5 डेज़ के आसपास बुलाते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो हम इसको जल्दी भी बुला के कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें लगता है कि पेशेंट को प्री ऑपरेटिव फेज में भी डैंड्रफ का इशू रहा है, तो ये एक वार्निंग साइन होता है कि उसको थोड़ी इचिंग जल्दी हो सकती है और ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट में हम प्रोफाइलेक्टिकली उनको एंटीहिस्टामिन्स या इचिंग कम करने की दवाइयाँ भी देते हैं लगभग 7 दिनों के लिए। दोस्तों, इचिंग जो होती है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बिल्कुल भी इसमें वरी करने की या डेंजरस प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें आपको स्कैल्प को अपने मॉइस्ट रखना पड़ता है और आपको अपने हेड वॉश का ध्यान रखना पड़ता है। हेड वॉश आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ता है और आपको नॉर्मल सलाइन स्प्रे का इस्तेमाल बार बार करना पड़ सकता है। दोस्तों, जो दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है स्वेलिंग। ये नॉर्मल स्वेलिंग जो होती है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर आती है और लगभग 4 से 5 दिनों तक ये रहती है और उसके बाद ही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये स्वेलिंग का जो कॉज होता है वो एक प्योरली मैकेनिकल स्वेलिंग है, इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। और इसका जो रीज़न रहता है वो मेनली ये रहता है कि जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हम काफ़ी सारा फ्लूइड जो है वो अंदर आपके स्कैल्प की स्किन के नीचे इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और वो किसी केसेस के अंदर ट्रिकल करके, अगर आप बहुत ज़्यादा अपना सिर झुकाते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, वो ट्रिकल करके आपके फोरहेड या आईब्रो वाले रीजन के अंदर या आईलिड वाले रीजन के अंदर आ सकता है। तो इससे बचने के लिए हम नॉर्मली पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के अगले 2-3 दिनों के अंदर वो अपने हेड को बहुत ज़्यादा बेंड ना करें। अगर वो अपना कुछ फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने आई के लेवल पे फ़ोन को लेके आएँ, और अगर वो लैपटॉप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लैपटॉप के नीचे कुछ वेट रख के या कुछ उसकी हाइट बढ़ा दें, बुक्स रख लें या कोई एक स्टूल रख लें और उसको अपने आई के लेवल पे उसको यूज़ करें। और हम नॉर्मली पेशेंट को इसमें एडवाइस करते हैं कि
प्रॉपर हीलिंग के लिए अगर वो 1 या 2 दिन का अगर रेस्ट कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा पेशेंट के लिए, अदरवाइज वो 3rd डे ऑनवर्ड्स अपना काम पे नॉर्मल जा सकते हैं। दोस्तों एक कॉमन एक साइड इफेक्ट ये भी है जिसके बारे में पेशेंट बहुत वरी करते हैं कि हमें पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद बहुत पेन होगा। तो दोस्तों क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते वक्त कोई पेन जैसा प्रॉब्लम नहीं रहता, हेयर ट्रांसप्लांटेशन कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर है। इसमें जो भी एनेस्थीसिया दिया जाता है उससे आपका वो टोटल एरिया नम हो जाता है, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन वाले दिन या हेयर ट्रांसप्लांटेशन खत्म होने की रात में या अगले दिन सुबह तक भी कोई भी पेन का इशू नहीं रहता, क्योंकि जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट भी है वो धीरे धीरे ही आपके स्कैल्प पे जाता है। लेकिन हम फिर भी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो जैसे ही हमारे पास से डिस्चार्ज हुआ है वो इवनिंग में अपनी एक पेन किलर मेडिकेशन ले ले, और ये पेन किलर मेडिकेशन को हम लगभग 5 डेज़ के लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसे जब भी अगर पेन होता है तो वो पेन किलर ले सकता है। लेकिन ये पेन कभी भी इतना ज़्यादा नहीं होता, इनटॉलरेबल नहीं होता कि आप इसमें सो ना पाएँ या आपको इसमें परेशानी हो। ये पेन नॉर्मली जो है नॉर्मल जो हम पेन किलर देते हैं, सिंपल पेन किलर दिए जाते हैं, उससे वो ईजिली कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों जो नेक्स्ट साइड इफेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ वो है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के जो रीजंस हैं वो कई स्टेजेस पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि जब आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने आते हैं तो हम आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले जब एग्जामिन करते हैं तो हम ये रूल आउट करते हैं कि आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी है कि नहीं। दूसरी साथ ही साथ अगर हमें लगता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम है आपको, पहले ही हम उसके लिए मेडिकेशन दे देते हैं प्री ऑपरेटिव पीरियड के अंदर, या फिर जिस दिन आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए आते हैं हम आपका एक एंटीबायोटिक का टेस्ट डोज भी करते हैं, ताकि आपको सेम एंटीबायोटिक हम ड्यूरिंग द सर्जरी दे पाएँ, ताकि आपको उस दौरान कोई इन्फेक्शन का चांस ना रह पाए। और साथ ही साथ जैसे हम आपको डिस्चार्ज करते हैं हम आपको 5 डेज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक भी देते हैं, ताकि आपको इन्फेक्शन के चांस ना रहे। इसकी तरफ से पेशेंट अपने आप में अब इन्फेक्शन को बचाने के लिए कर सकता है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप इसके ऊपर कोई स्क्रैच ना करें, आप किसी ऐसी जगह में ना जाएं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जहां एरिया बहुत डस्टी है, जहां पर बहुत मिट्टी है, जहां पर बहुत गंदगी है, ताकि आपके स्कैल्प के अंदर इन्फेक्शन ना हो। तो इसमें ये पेशेंट का रोल रहता है। नेक्स्ट जिस साइड इफेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ वो रहता है नमनेस। जब भी हम स्कैल्प के एक बहुत बड़े एरिया के अंदर कुछ भी काम करते हैं, क्योंकि हम लगभग 3 से 4 हज़ार स्टिट्स बनाते हैं स्कैल्प के अंदर, तो उस एरिया के अंदर क्योंकि स्कैल्प बहुत ही न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर है, वहाँ पर बहुत सारी नर्व्स और बहुत सारी वेसल्स रहती हैं, तो बहुत सारी नर्व स्टिमुलेट रहती हैं और ये पेशेंट इसके लिए कुछ समय तक नमनेस फील करते हैं। ये नमनेस आमतौर पे 3 से 4 दिन के अंदर आती है और लगभग 1 से 2 हफ्ते के अंदर चली जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट में ये नमनेस प्रोलॉन्ग हो जाती है और कभी कभी ये 3 to 6 मंथ तक भी कंटिन्यू रह सकती है। उस नमनेस को कम करने के लिए भी हम कुछ उनको पेन किलर देते हैं, कुछ मेडिकेशन ऐसी देते हैं जिससे उनकी नमनेस कम हो जाए। दोस्तों जो नेक्स्ट एक माइनर साइड इफेक्ट है वो ये है कि आपका जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं तो आपके फॉलिकल्स की शेडिंग होती है, जिसे हम शॉक लॉस कहते हैं, और ये शेडिंग लगभग 3 to 4 वीक्स में स्टार्ट होती है और ये लगभग 3.5 मंथ तक कंटिन्यू रहती है। दोस्तों इस शेडिंग फेज के अंदर ना कि आपके ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स फॉल करते हैं, बल्कि आपके नॉर्मल फॉलिकल्स भी कुछ हद तक फॉल करते हैं, और इसका फॉल करने का परसेंटेज लगभग 30 to 40% होता है। लेकिन आपको ये बात क्लियरली अपने दिमाग में समझना होगा कि जो ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल जो फॉल करते हैं उनके रूट्स फॉल नहीं करते हैं, सिर्फ उनका शाफ्ट फॉल करता है और वो वापस रूट्स के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं, वापस उसके अंदर आ जाते हैं। तो एक टेम्परेरी हेयर फॉल होता है जो कि लगभग 3 to 4 मंथ तक कंटिन्यू रहता है और उसके बाद सारे आपके हेयर फॉलिकल्स वापस आ जाते हैं। दोस्तों जब भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं तो कुछ पेशेंट्स को ये भी रहता है कि उनको पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी प्रोसीजर के अंदर बहुत लंबे समय तक लाइंग डाउन पोजीशन में लेटे हुए हैं, तो आप अगर इमीडिएटली उठते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। इसी चीज़ को हम पोस्चरल हाइपोटेंशन करते हैं और ये कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। हम इसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को ये बोलते हैं कि जब भी आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन जैसे खत्म होता है हम भी एडवाइस करते हैं और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट भी करते हैं कि वो ऐसा ही फॉलो करें कि इमीडिएटली आपको एकदम से उठ के खड़े नहीं होना है, आपको पहले उठना है, आपको 5 मिनट के लिए बैठना है और आपको अगर ठीक फील होता है तभी हम आपको खड़े होने की एडवाइस करते हैं। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा चक्कर आ रहा है या कुछ हो रहा है तो हम पेशेंट को बेसिकली नॉर्मली पानी पीने के लिए देते हैं, तो उससे उसका पोस्चरल हाइपोटेंशन करेक्ट हो जाता है। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कई पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। दोस्तों तो ये था हेयर ट्रांसप्लांटेशन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। अब मैं बताने वाला हूँ कि इसमें एज अ पेशेंट आपका क्या रोल है कि ताकि आप इन साइड इफेक्ट्स को कम से कम कर पाएँ, इन साइड इफेक्ट्स को बिल्कुल ही खत्म कर दें अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर में। तो सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों ये है कि आपको जो अपने डॉक्टर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ द डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए 2 ही डॉक्टर सर्टिफाइड हैं, एक है क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन और दूसरा है डर्मेटोलॉजिस्ट। दोस्तों जब भी हम एक क्वालिफाइड डॉक्टर के बारे में या क्वालिफाइड सर्जन के बारे में बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि क्वालिफाइड सर्जन होने के कारण
और एक्सपीरियंस के कारण वो आपकी आने वाली कॉम्प्लिकेशन को जल्दी से, वार्निंग साइंस को जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और अगर कॉम्प्लिकेशन को जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो आप उसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसके जो डेडेड इफेक्ट हैं उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर का चॉइस जो है, उसका सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। दूसरा, आप जहाँ भी जिस भी क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं उसका आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना चाहिए कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए सेफ़ है या नहीं है। तीसरा दोस्तों, आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको इसमें अच्छे से रिसर्च करना चाहिए, आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए, उनके आपके रिजल्ट देख सकते हैं, उनसे आप डिटेल में बात कर सकते हैं और तभी आपको इस हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कोई ऐसा इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन अदरवाइज एक बहुत सेफ प्रोसीजर है और जो भी साइड इफेक्ट्स मैंने बताए वो बहुत ही माइनर साइड इफेक्ट्स हैं और इसके लिए आपके ओवरऑल रिजल्ट पे इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये था हेयर ट्रांसप्लांटेशन और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे कॉस्मेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ दी गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम आपके क्वेरी का आंसर कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।